हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास के चैप्टर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसकी 3 वीडियोस मैं पहले डाल चुका हूं। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा क्वांटम नंबर के बारे में, जहाँ से हमें अबाउट शेल, सब शेल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो अब हम बात करेंगे उन्हीं इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है उनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में एस शेल है, जिसमें एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0 है। इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सभी तीनों एक्सिस पर सेम रहता है। इट मींस इसकी जो शेप रहेगी वो कैसी, स्फेरिकल शेप रहेगी। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बढ़ेगी वैसे वैसे इनका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता रहेगा। जैसे कि इसमें देख सकते हो, ये 1s का न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिटल 1s, देन 2s, देन 3s, देन 4s। और अकॉर्डिंग टू एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका जो साइज है वो भी बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से इनका एनर्जी ऑर्डर रहेगा। देन बात आती है 1s जो है वो न्यूक्लियस के पास वाला सबसे पहला ऑर्बिटल होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। और s में सभी में 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होते हैं। फर्स्ट s और 2s के बीच में जो स्फीयर रहता है, ये जो खाली जगह रहती है, उसे बोलते हैं नोडल प्लेन, बिकॉज हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। और नोडल प्लेन वो सरफेस है जो हर शेल के बीच में प्रेजेंट होगी ही होगी, हर ऑर्बिटल के बीच में प्रेजेंट होगी ही होगी। जैसे 1s 2s के बीच में अगर आप देखें तो 1 है नोडल प्लेन, कितना है 1s 2s और 3s के बीच में देखेंगे तो 1 2 नोडल प्लेन। और 4s तक अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास 3 नोडल प्लेन आएंगे, 1 2 और 3। तो ये रहती है शेप किसकी, s ऑर्बिटल की। इसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो स्फेरिकल फॉर्म में। ये s ऑर्बिटल की शेप रहेगी हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं p ऑर्बिटल की शेप की। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, n की वैल्यू है -1, 0, +1। इट मींस इसमें 3 ब्लॉक होंगे, जैसे ये -1, 0 और +1। और तीनों को अलग अलग नाम दिया जाता है, px, py और pz। ये हमारे पास px है, ये है py और ये है pz। इसकी जो शेप है वो डंबल शेप रहती है, डंबल शेप। और डंबल शेप के अंदर इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो डंबल जो x एक्सिस पर लाइज होगा उसे कहा जाएगा px, जो y एक्सिस पर लाइज होगा उसे कहा जाएगा py, और जो z एक्सिस पर होगा उसे कहा जाएगा pz। इस तरीके से। और अगर आप इनकी कंबाइन शेप बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनेगी हमारे पास x y, और ये z x के लिए इस तरीके से, ये y, और इसी में हमारे पास यू z बनेगा। तो ये हमारे पास पूरा p ऑर्बिटल बनता है। अब px में अगर आप देखोगे तो आपके पास ये जो है वो नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन है, ठीक है। नोडल प्लेन कौन सा होगा इसमें, y और z का जो है। तो yz जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, px में yz इज नोडल प्लेन, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। py में कौन हो जाएगा, xz हो जाएगा नोडल प्लेन। और pz में कौन हो जाएगा, xy हो जाएगा हमारे पास नोडल प्लेन। क्लियर है? p की जो है वो शेप डबल शेप में होती है, और ये डायरेक्शनल होती है, क्योंकि x एक्सिस पे जो है वो px, y एक्सिस पे जो है वो py, और z पे जो है वो pz। और तीनों के तीनों ही डीजनरेटेड है, मतलब कि तीनों की एनर्जी जो है वो सेम होती है। इसीलिए सबसे पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन भरना हो तो आप इसमें भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तीसरा इसमें, देन कपलिंग शुरू होगी, 4th, 5th और 6th इलेक्ट्रॉन। क्योंकि तीनों डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी सेम है, तो तीनों में जो एनर्जी है वो इक्वल होने के कारण पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देन कपलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुरू होगी हमारे पास। और इनमें जो नोडल्स के नंबर है वो n-2 के इक्वल रहते हैं। जैसे 3p के लिए अगर बात करें, अगर हम बात करें कि 3p में कितने नोडल प्लेन होंगे, तो वो होंगे 3 - 2 = 1 नोडल प्लेन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि 4p में नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने होंगे, तो आपके पास 2 होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे ही इनका आकार, इनकी शेप भी बढ़ेगी। जैसे कि 2p सबसे छोटा, 3p उससे बड़ा, और 4s
4p उससे बड़ा ऑर्बिटल रहेगा हमारे पास। n का नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इनका साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात करें d ऑर्बिटल की। सो d ऑर्बिटल में l की वैल्यू हमारे पास रहती है 2, m की वैल्यू रहती है -2, -1, 0, +1, +2। इट मींस इसमें 5 ब्लॉक्स होंगे which are known as dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। पहले जो 4 ऑर्बिटल हैं इसमें इनकी एनर्जी सेम रहती है, ये d जनरेटेड है। z की एनर्जी भी सेम ही है, z भी d जनरेटेड ऑर्बिटल ही है, लेकिन इसकी शेप जो है वो थोड़ी अलग हो जाती है। अगर बात करें dxy की तो dxy की शेप क्या रहेगी, xy में x और y एक्सिस को छोड़कर बाकी जो स्पेस बचता है z एक्सिस, उनके बीच में इसके डंबल लाइज करेंगे और इसकी जो शेप है वो डबल डंबल होती है। सिमिलर dyz क्या होगा, y और z एक्सिस को छोड़कर, जैसे ये y और z मानता हूँ और इसे लेता हूँ x एक्सिस, तो डंबल कहाँ होंगे अब, यहाँ और यहाँ, मतलब एक्सिस के ऊपर नहीं होंगे इसमें। और dxz क्या होगा, x और z एक्सिस को छोड़कर, इस तरीके से। क्लियर। सिमिलर dx2y2 ये लाइज ऑन एक्सिस, x और y एक्सिस के ऊपर होगा ये, इस तरीके से। xy yz और zx जो है वो एक्सिस को छोड़कर है, x2y2 एक्सिस के ऊपर, और dz2 जो फिफ्थ है वो z एक्सिस के ऊपर रहती है, इस तरीके से ये शेप रहती है उसकी। क्लियर। आप इसको कई बुक्स में आपको इस एक्सिस को z मान के लिया गया है, मैं ये मानता हूँ तो इसमें। और इसमें नोडल, हर d ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन होंगे। dx में जो है dxy के अंदर जो नोडल प्लेन होंगे वो हमारे हैं xz और yz। सिमिलर yz में जो होंगे हमारे पास, वो हमारे पास होंगे xy और xz। इसी तरह zx के अंदर जो हमारे नोडल प्लेन होंगे वो होंगे xy और yz, और जबकि dz2 और dx2y2 में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। इसकी शेप जो है वो डबल डंबल शेप रहती है, ये चीज। और इनका भी वही है, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा इनका साइज बढ़ेगा, इनका एनर्जी भी बढ़ेगा। d शुरू होता है 3d से, 3d से बड़ा 4d, 4d से बड़ा 5d, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। So students, these are the shape of orbitals s, p, d. Clear? So next अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स का मीन्स है एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, कि कौन से शेल, कौन से सब शेल, कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ रूल्स होंगे। नंबर 1, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल। सेकंड रहेगा हमारे पास n+l रूल। थर्ड, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फोर्थ है हंट रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। और फिफ्थ होगा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल से। फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड, इट इज जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है टू फॉर्म, यानी कि बनना, किसी चीज का निर्माण होना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस एनर्जी
ऑर्बिटल्स में फिल होंगे और देन जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते रहेंगे। जैसे कि अगर बात करें इलेक्ट्रॉनों को, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा। ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर फिल होगा। और ये एनर्जी डिसाइड कैसे होती है? ये एनर्जी डिसाइड होती है इस तरीके से, ये 1s ऑर्बिटल, यहाँ 2s ऑर्बिटल, 3s, 4s, इस तरीके से सो चलता रहेगा 7s तक। और यहाँ रहेगा 2p, 3p, 4p, इसी तरह 3d, 4d और यहाँ 4f, इस तरीके से। मतलब s जो है, आपने जो पहली वीडियो देखी है जिसमें क्वांटम नंबर पढ़ा हमने, s जो है वो 1s से शुरू होता है, p 2p से, d 3d से और f 4f से शुरू होके 6f तक जाता है। तो इस तरीके से नीचे चलती रहेगी लाइन। तो सबसे लेस एनर्जी रहती है s की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे s में, देन इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे इस तरीके से 2s में भरे जाएंगे, देन इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2p और 3s में, इस तरीके से 3p 4s, देन 3d 4p 4d और इस तरीके से 4f के अंदर। अगर आप इसका लार्ज फॉर्म देखते हो तो लार्ज फॉर्म आपको दिखा देता हूं। इस 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये 7s हमारे पास। इसी तरह p में 2p से शुरू होगा, 3p 4p 5p 6p और ये 7p हमारे पास। इसी तरह d शुरू होगा, d 3d 4d 5d और 6d। फिर f शुरू होगा, 4f 5f और 6f। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में और उसके बाद 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p 4s, देन 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p, 5f 6d 7p और इस तरीके से। तो जो सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द ऑर्बिटल्स वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी रहता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस कैसा रहेगा? जैसे मान लीजिए आप भरना चाहते हो, आप 27 इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहते हो, यू हैव टू फिल 27 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? 1s से 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? 1s में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 जाते हैं। देन आएगा 2s, इसमें भी 2, देन 2p 6, देन 3s 2। साथ में काउंट करते रहना है कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हुए। 27 फिल करने हैं, 2 + 2 4 + 6 10 12 हो गए। ठीक है। 3s के बाद क्या आएगा? 3p 6, देन 4s 2। अब दोबारा काउंट करते हैं, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 18 20। अब 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 4s के बाद कौन है? d 3d। d में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं? 7। सो ये उसका एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जिसमें 27 इलेक्ट्रॉन है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ हमारे पास क्या है? सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, देन 2s, then 2p, then 3s, then 3p, 4s, 3d, 3d के बाद आता है हमारे पास 4p, 5s। इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन चलता रहता है। तो ये है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ऑफ बाउ प्रिंसिपल
और इस कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज़्यादा यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है n प्लस एल रूल। सेकंड जो था वो हमारे पास है n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल से आप ये फाइंड कर सकते हो कि किस शेल की एनर्जी सबसे कम है और किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। जैसे 1s 2s 3s 4s, आपको इनकी एनर्जी फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू यहाँ क्या है 1 2 3 4, और l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 0 0 0। सो जिस शेल की n प्लस l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ n प्लस l की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। सो एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा। सो 4s की एनर्जी जो है वो ज्यादा है। अब अगर कंपेयर करें आप 3d 4p और 5s, तो इसमें सबसे पहले n कितना है 3 4 5, l d के लिए l की वैल्यू क्या रहती है 2, p के लिए l की वैल्यू 1, s के लिए 0। सो n प्लस l क्या रहेगा 5 5 5। तो तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इट मींस 3d 4p और 5s की एनर्जी सेम रहती है। लेकिन अब यहाँ हम डिपेंड होंगे n की वैल्यू पे। अब यहाँ डिपेंड होंगे हम n की वैल्यू पे। यदि n प्लस l 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स के लिए सेम है, इफ n plus l is same for 2 orbitals, then we will prefer n. Then we prefer n। अब जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो यहाँ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी 5s की एनर्जी ज्यादा होगी किससे 4p से, और 4p की किससे ज्यादा होगी 3d से। अभी आपने जो कॉन्फ़िगरेशन देखा उसमें यही ज्यादा है। क्लियर है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड जो रूल है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए ये स्टेटमेंट दी जाती है कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अ एटम, एक एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होते। 4 क्वांटम नंबर आर नॉट सेम। ये मैं आपको क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट में भी बता चुका हूं कि अगर किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन भी ले लो आप, तो भी उनके लिए चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होंगे। जैसे बात करें कि हीलियम के लिए, अगर आप हीलियम के लिए बात करें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन ए ले लेता हूं और इलेक्ट्रॉन बी ले लेता हूं। दोनों के लिए क्वांटम नंबर, अगर आप हीलियम के लिए बात करें तो n की वैल्यू हीलियम के लिए क्या रहेगी 1 रहेगी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू क्या रहेगी 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर s है तो 0 और 0 रहेगा। m की वैल्यू क्या रहेगी 0 और 0, क्योंकि l की वैल्यू 0 है। लेकिन जो स्पिन है वो इसका प्लस हाफ होगा और इसका माइनस हाफ, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरे जाते हैं ऑर्बिटल में तो इस तरीके से। दैट मींस एक ही एटम के 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होते, चारों क्वांटम नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, 4 में से अगर 3 सेम है तो एक क्वांटम नंबर कौन सा स्पिन का जो है वो अलग होगा। देन आता है हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग क्या है कॉन्सेप्ट कि ये जितने भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं उन थ्योरीज के ऊपर हंट
हंट ने एक रूल दिया, हंट रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। पिछली वीडियो में और इस वीडियो की शुरुआत में जब हम ऑर्बिटल्स पढ़ रहे थे तो ऑर्बिटल में मैंने आपको एक वर्ड से रूबरू कराया था, डी जनरेटर। डी जनरेटर मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज सेम, ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी। जैसे कि बात करें पी में जो तीनों ऑर्बिटल हैं कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी में जो पांचों ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये सभी आपस में क्या है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल हैं। मींस इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सब में इक्वल अमाउंट में भरे जाएंगे और देन उनकी क्या होगी, कपलिंग शुरू होगी। जैसे बात करें कि आपके पास अगर P1 है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है P में, तो आप यहाँ भरे, दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्लियर। देन आप एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस तरीके से। इसी तरह अगर बात करें D1 की तो एक इलेक्ट्रॉन, D2 आएगा हमारे पास तो 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, 9 और 10। यानी सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, देन उसके बाद कपलिंग शुरू होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते समय आप एक ही सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन भरें। जैसे अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो वो या तो यूं भरे जाएंगे या फिर यूं भरे जाएंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप ये कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। और एक चीज और कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड, जैसे कि मान लीजिए P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और एक P का ऑर्बिटल है जिसमें ये P3 और P4, ये चीज, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वो मोर स्टेबल होगा। इसी तरह P6 जो है जिसमें कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो ये दोनों मोर स्टेबल होंगे कंपैरिजन टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, क्लियर। इसी तरह हमारे पास जो है वो D5, जब सारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और D10 ये ज्यादा स्टेबल होंगे कंपैरिजन टू D2, D3, D4, D9 इनसे, ठीक है। कि हाफ फील्ड जो होगा और जो फुल फील्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और उसके अलावा जो भी है पार्शियली फील्ड वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। अब इस वीडियो में लास्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दिया हुआ है तो आप उससे उस एलिमेंट का जो ग्रुप है या पीरियड है वो कैसे फाइंड करेंगे। डिटेक्शन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। जैसे मान लेते हैं आपके पास, सबसे पहले हम बात करें पीरियड की, पीरियड की बात करें तो पीरियड में जो आउटर मोस्ट, पीरियड के अंदर जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखा होगा क्वांटम नंबर, वही उसका पीरियड होगा। जैसे बात करें 1s2, 2s2, 2p2, तो इसमें आउटर मोस्ट क्वांटम नंबर क्या है 2, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरह एक कॉन्फ़िगरेशन और लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2, तो इसमें पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, तो इसमें पीरियड क्या हो जाएगा हमारा थर्ड पीरियड हो जाएगा। ये जो आउटरमोस्ट लिखा जाएगा क्वांटम नंबर वही, क्लियर। अब बात करें हम ग्रुप की, तो ग्रुप में सबसे पहले बात करें फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की, या फिर जिसे आप ग्रुप नंबर 1 और 2 बोलते हो। ग्रुप नंबर 1 के लिए अगर सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है, s में फील्ड है और d उसमें एब्सेंट है, तो s में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो उसका ग्रुप होगा। जैसे कि बात करें 1s2, 2s1,
अब यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन s में फील्ड है और इससे पहले d नहीं है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा? ये होगा ग्रुप नंबर हमारा 1। इसी तरह एक एग्जांपल और लें 1s2 2s2, तो ये भी लास्ट जो है s में भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन और इससे पहले कोई d ऑर्बिटल नहीं है और कितने भरे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह बात करें 1s2 2s2 2p6 3s1, तो यहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में फील्ड है, d एब्सेंट है, तो इसमें ग्रुप कौन सा रहेगा हमारा? 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन फील्ड है। इट मींस अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में भरा हुआ है और उससे पहले d ऑर्बिटल नहीं है, तो s में जितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वही उसका ग्रुप नंबर है। अगर s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ग्रुप नंबर है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे ग्रुप का मेंबर होगा। अब एक इसमें एक्सेप्शन केस रहता है, अगर आप बात करो 1s2 की, तो 1s2 आप बोलेंगे सर s है और इससे पहले d भी एब्सेंट है, तो ये ग्रुप नंबर सेकंड का है। देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम का, और जो हीलियम है वो 0 ग्रुप या 18 ग्रुप का मेंबर माना जाता है, ठीक है। तो बस ये एक इसमें एक्सेप्शन केस रहेगा। अब बात करते हैं d ऑर्बिटल। अब बात करें ग्रुप नंबर 3 to 12 की, जो कि स्कैंडियम से जिंक तक आता है हमारे पास। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s और d में फील्ड हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d और s में हो, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ऐड करना है d इलेक्ट्रॉन प्लस s इलेक्ट्रॉन को, वो आपका क्या आ जाएगा? ग्रुप नंबर आ जाएगा। कैसे? जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और s में कितने हैं? 2, तो 1 + 2 इसका ग्रुप नंबर होगा 3rd। एक एग्जांपल और लेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, तो इसमें ग्रुप नंबर इसका क्या होगा? 6 + 2 मींस 8 होगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 से 17 के लिए। सो ग्रुप नंबर 13 से 17 जो p ब्लॉक में आते हैं, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? s और p के अंदर फिल होंगे। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s और p के अंदर फिल होंगे। आपने करना क्या है? सिंपल है, आपने ऐड करना है 10 प्लस s इलेक्ट्रॉन और p इलेक्ट्रॉन को। कैसे? जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम 1s2 2s2 2p4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 10 प्लस s में कितने हैं? 2 और p में कितने हैं? 4, तो ये 16th ग्रुप होगा। एक थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेना है, अगर इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p5, तो इसमें क्या रहेगा? लास्ट में s और p में फील्ड है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा हमारे पास? 10 प्लस s के इलेक्ट्रॉन 2 p के इलेक्ट्रॉन 5, तो ये 17th ग्रुप होगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट 0 ग्रुप के लिए या 18 ग्रुप के लिए 0 और 18 ग्रुप, इसमें आपको वही रूल अप्लाई करना है p ब्लॉक का ही 10 प्लस s और p इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस ग्रुप में एक खास बात ये होगी कि जो लास्ट s और p है वो फुल फिल्ड होंगे। जैसे एग्जांपल है, हम एक एग्जांपल लेता हूँ 1s2 2s2 2p6, लास्ट s और p दोनों फुल फिल्ड हैं और 10 + 2 + 6 18th ग्रुप आएगा हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर टू योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब।